नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेकी का हमसफर, आपका रेकी गुरु इस लाइव सेशन में आप सभी का सहृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं आदर्श अहमदाबाद की ओर से आप सभी का वेलकम करता हूं। मैं आलाप दोषी। आज हमारा रेकी का चौथा जो पहलू है, या तो जिसे बोल सकते हैं कि द फोर्थ पार्ट फॉर द रेकी मिथ्स, आज हम उसमें आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इतने सारे क्वेश्चन आए थे जो मैंने पिछली बार भी ये कन्फेस किया था, और मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि इस वीक में जितने भी प्रश्न आए हैं उनमें से एक भी प्रश्न को मैंने इसमें सम्मिलित नहीं किया है। उसका मुख्य कारण सिर्फ दोस्तों यही है कि एक के बाद एक प्रश्न आते ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा सा ब्रेक ले लें इस टॉपिक पर, और फिर बीच में जब भी कभी हमें टाइम मिलेगा तो इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम रेकी मिथ्स में ही आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा सेशन मैंने जानबूझ के रखा हुआ है, वो है हमारे अफर्मेशंस के बारे में। आपको मालूम है कि पिछले जो टॉपिक्स थे इसमें अफर्मेशन का एक टॉपिक था और उसमें बहुत सारे प्रश्न आए थे, और वहां पर भी मैंने ये खेद जताया था कि मैं हर एक प्रश्न को कवर नहीं कर पाया था। तो उनमें से कुछ गिने चुने जो भी प्रश्न हैं उनको आज मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है दोस्तों कि बार बार लगातार आप लोगों से कांस्टेंट यही मुझे बताया जाता है कि सर आप मेडिटेशन भी करवाइए साथों साथ। बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके लिए सराहा है। मैं इन सभी का सहृदय धन्यवाद करता हूं। हकीकत में यह है कि जब ये सेशन, लाइव सेशन जब चालू होती है तो उसमें मेरा थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता है कि टाइम कितना निकल गया, तो मेडिटेशन में नहीं करवा पाता हूं। लेकिन आप लोग मुझे याद करवाइएगा। आज हम लास्ट में रेकी का एक मेडिटेशन करेंगे विच इज कॉल्ड द बेसिकली मेडिटेशन फॉर द रिलैक्सेशन, या तो हम ये बोल सकते हैं ब्रीदिंग मेडिटेशन भी हम बोल सकते हैं। तो लास्ट जब हम वो करें तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आपका एक अलग ऐसी जगह पे आप बैठिएगा जहां पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आप इस मेडिटेशन को सोते सोते या लेटे लेते भी कर पाएंगे, बराबर। तो उस सेशन को अपन एंजॉय करेंगे, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू जस्ट इनकॉर्पोरेट इन ईच एंड एवरी माय सेशन सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशंस। और अगर मैं भूल जाऊं तो आप मेरे नजदीकी मित्र हैं, तो कृपया आप मुझे याद करवा दीजिएगा। भूलने का ऐसा कोई रीजन नहीं है, लेकिन किसी एक सेशन में किसी एक टॉपिक पर जब हम चालू करते हैं तो मैं उसमें अंदर चला ही जाता हूं और वो ध्यान नहीं रहता है कि मेडिटेशन भी करवानी है। खैर, जो भी है, लेकिन आप लोग तो याद कराएंगे ना? खुश है ना इस बोनस से? हाँ, ठीक है दोस्तों, आज हम हमारे इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो सेशन में जो कुछ प्रश्न लेने हैं, जिसमें से पहला प्रश्न ये आया है कि रेकी शिक्षण के बाद खुद पर 21 दिन का अभ्यास करना जरूरी है और उसके बाद ही आप किसी का उपचार कर सकते हैं। देखिए, ये कोई मिथ्स नहीं है, ये क्वेश्चन है, बात सही है, लेकिन इसी के रिलेवेंस में तीन टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मुझे ये पूछा गया, एक बहन जी ने मुझे ये पूछा हुआ है कि सर, क्या हम पहला और दूसरा लेवल साथ में कर सकते हैं? तो कृपया मैं आपको बता दूं कि अभी पाश्चात्य जो भी है, पश्चिमी जो भी देश हैं, वो कई बार इस चीज को अलाउ करते हैं कि पहला और दूसरा लेवल साथ में लेते हैं। कई बार मैं भी पहला और दूसरा लेवल साथ में करवाता हूं, लेकिन मान लीजिए कि वो आदमी, या आई मीन से जो भी वो कैंडिडेट हैं, वो बड़ा ही डेडिकेटेड हैं, उसके पास समय की मर्यादा है, या तो मान लीजिए वो अब्रॉड से यहाँ पर स्पेशली इसी के लिए आया है, तो बीच में 21 दिन का गैप लेना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे जो भी कोई केसेस होते हैं तो वहां पर हम 2 लेवल साथ में करवा भी सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन रहेगा आपके रेकी गुरु का या आपके रेकी मास्टर का रहेगा। वो आपको तय करेगा कि सही में आपकी एबिलिटी जो है, लायकात जो है, वो क्या है। और जैसे जैसे वो आपको सिखाता रहेगा, ऐसे ऐसे उसको समझ में आएगा कि आपके ऑरा कैसे हैं, आपके चक्र का बैलेंस कैसा है, आप खुद कैसे हैं। और इसके बाद ये डिसीजन वो तय करता है कि आपको आगे सिखाना चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग,
मेरा ये रिकमेंडेशन है कि देखिए उसुई जी ने जो एक पद्धति बताई हुई है, हम अगर उसी पद्धति को फॉलो करें तो ज्यादा बेहतर है। सो पहला लेवल 21 दिन की साधना, दूसरा लेवल वापस 21 दिन की साधना। ऑनेस्टली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पहले लेवल में 21 दिन की साधना सही है, दूसरे लेवल में अगर 42 डेज 42 दिन का अगर साधना करते हैं तो आपको अच्छा परिणाम मिलता है। थर्ड लेवल के बाद आप ऐसी साधना का जो समय है, जो अंतराल है, अगर उसको बढ़ाते जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। दूसरा मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मुझे फटाफट फटाफट ये सीखना है, ये सीखना है, ये सीखना है। मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं कि जो मुझे बोल रहे हैं कि सर पहला लेवल सीख लिया, दूसरा सीख लिया, क्रिस्टल सीख लिया, करुणा सीख लिया, करुणा की सीख लिया, मास रेकी सीख लिया। अरे यार अच्छी बात है, आप सीख रहे हैं, अच्छी बात है, मैं उसको सही में सराहना करता हूं। लेकिन कृपया आप एक काम कीजिएगा कि नंबर ऑफ कोर्सेज करने की जगह आप जितने भी कोर्स करें या जो भी लेवल पार करें उस लेवल को डाइजेस्ट कीजिए। बहुत से लोग यही करते हैं कि जैसे ही सीख लिया फिर बोलते हैं सर मेरा तो 3 लेवल हो चुका है, अब चौथे लेवल में जाना है, आप मुझे सिखाइए। अरे यार 3 लेवल जो आपने कर लिया हुआ है, माफ कीजिएगा लेकिन मैंने कई बार कई लोगों को देखा हुआ है कि अगर उनको, मैं अपने सेशन में ये जानबूझ के कुछ क्वेश्चंस करता हूं, मैं अगर उनको ये पूछूं कि अपने रेकी के 5 मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं, तो कई बार उसका भी वो जवाब नहीं दे पाते हैं। अगर मैं उनको ये पूछता हूं कि भाई हमारे प्रार्थना जो है, जो प्रेयर है, प्रेयर की स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं, वो जवाब नहीं दे पाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इतनी भगदड़ क्यों है, क्यों भागना है। शांति से सीखिए, मस्त मजे से सीखिए, आनंद करिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और अल्टीमेटली दौड़ने के बाद मान लीजिए कि आप कहीं पर भी स्टैंड करते हैं, आपके पास नंबर ऑफ डिग्रीज बढ़ गए, तो मैं नहीं मानता कि मेरे हीलर को किसी ऐसे नंबर ऑफ डिग्रीज की जरूरत है। मेरा जो हीलर है उसका वाणी, वर्तन और व्यवहार, उसका रेकी के प्रति लगाव, उसका डेप्थ नॉलेज और करुणा भावना, ये इंपॉर्टेंट है। आप उसी तरीके से आप आगे बढ़िए, इतना मत भागिए प्लीज। किसी ने मुझे और ये भी क्वेश्चन किया हुआ है कि सर मैंने अपने गुरुजी के पास 2 लेवल साथ में कर लिए, 21 दिन का मैंने शुद्धिकरण नहीं किया, और अब गुरुजी के साथ मैं ये सोच रही हूं कि मैं 3rd लेवल भी कर लूं। ये कर लूं का मतलब क्या होता है? कई बार मैंने कई लोगों को देखा हुआ है, जैसे उपवास करते हैं, ठीक है ना, जैसे हमारे हिंदुइज्म में उपवास का महत्व बहुत है, जैन, वैष्णव संप्रदाय, शैविक संप्रदाय, हर एक जगह पर ये सबका बड़ा ही महत्व है। तो जब वो करते हैं तो ऐसा बोलते हैं मैंने उपवास कर लिया, मैंने आरती कर ली, मैंने ये कुछ पूजा पाठ, कुछ पूजा सामग्री, जो भी रिचुअल्स हैं वो मैंने कर लिया। मुझे कई बार ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अपन दातून करते हैं ना, ऐसी वाली फीलिंग आती है, करने के लिए कर लिया। ऐसा मत कीजिए। अगर आप फूडी हैं, अगर आपको खाना बहुत पसंद है, तो आप क्या करते हैं, उसको मस्त मजे से चबा चबा कर उस खाने को एंजॉय करते हैं। थोड़ा थोड़ा, टुकड़ा टुकड़ा खा के हम इसको एंजॉय करते हैं। बस ऐसे ही ज्ञान भी यही वाली चीज है। नंबर्स हमें किसी को नहीं दिखाने हैं, हमें किसी को ये नहीं बोलना है कि भाई मेरे इतने शॉर्ट समय में मैंने इतना सब कुछ सीख लिया। और सीखने की परिभाषा भी क्या है यार? सीखने का मतलब क्या होता है कि आपको जो ज्ञान आपके गुरुजी ने दिया, जो थियोरेटिकल दिया, इसके बाद इसको प्रैक्टिकल अप्लाई कीजिए। आप देखिए कि प्रैक्टिकली आप क्या उसमें परफॉर्म कर पा रहे हैं, आपको परिणाम मिल रही है, नहीं मिल रही तो कहां आपकी चूक हो रही है। आपका फोकस वो होना चाहिए, जबकि हमारा फोकस ये हो रहा है कि मैंने ये रेकी कर ली, वो कर ली। आज दुनिया में 37 प्रकार की अलग अलग रेकी मौजूद है। मैं मानता हूं कि मैं खुद भी वो सिखाता हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्लीज इसमें टाइम लगता है। मेरे कितने साल इसमें इन्वेस्ट हुए हैं, और तब जाके आज कुछ लेवल पर मैं कुछ अपनी प्रतिभा को कहीं पर स्टैंड कर पा रहा हूं। आपको क्या जल्दी है?
तो प्लीज 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 एक मेरी नम्र विनंती है कि कभी भी कोई भी गुरु से अगर आपका कुछ मुलाकात हो जाए और अगर ये बात होती है कि आप एक साथ सब कुछ सीख सकते हैं, 2 लेवल के बाद 3rd लेवल भी बिना गैप के आप कर सकते हैं, 21 दिन की साधना की जरूरत नहीं है, तो ये पक्का मिथ्स है, ये गैर मान्यता है। तो उसको आपको किसी लेवल पे तो करना ही पड़ेगा। देखिए साधना क्या है, जिन लोगों ने आप में से जिन लोगों ने रेकी किया है सबको मालूम है 21 दिन क्या होता है। तो हम हमारे शरीर के जो भी ऊर्जा बिंदु हैं, हमारे जो चक्र हैं, हमारे ऑरा हैं, उनको हम एक्टिवेट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपको पढ़ा सिखाया गया, मैथ्स में आपको पढ़ा सिखाया 2 दूनी 4, 2 तीना 6, 2 चौना 8, ऐसा करके सिखाया गया, आपको उसी दिन सीधा ज़बानी याद हो जाएगा? क्या होगा? अरे छोड़िए साहब, मैं तो कई बार 3rd A लेवल में या 3rd B लेवल में कुछ लोग आते हैं और अगर उनको मैं ये बोलूं ना, आप हंसा जैसो ने मुझे ड्रॉ करके दिखाइए, वो सेटिंग से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, वो दाइकुमियो ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, उनको मालूम ही नहीं है एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ किया जाना चाहिए, उनको मैथडोलॉजी नहीं मालूम कि रेकी को अप्लाई कैसे करेंगे, उनको ये नहीं मालूम रेकी बॉक्स कैसे बनाएंगे, उनको ये नहीं मालूम कि 21 दिन का जो शुद्धिकरण का प्रोसेस है, जो टॉक्सिन फ्री होने की जो बात है वो क्या है, उनको यही नहीं मालूम। तो फिर ऐसे डिग्री लेने का तो कोई मेरे हिसाब से महत्व नहीं है। फिर भी ये आपकी चॉइस है कि आपको किस हिसाब से जाना है। मैं ऑलवेज एक बात में बिलीव करता हूं कि जैसे मान लीजिए खाने के लिए जैसे कोई भोजन समारंभ है, ज्यादातर आप लोगों ने भी देखा होगा कि शो ऑफ की वजह से या जो भी है व्यक्ति की खुद की एक अंदर की इच्छा होती है या जो भी कुछ है, इसके लिए कुछ ज्यादा कमेंट नहीं करना है, लेकिन ये देखा है कि जब आप खाने की डिश लेते हैं तो इतनी सारी आइटम होती है कि अपने को ये लग रहा है कि डिश भी छोटी पड़ेगी। जैसे ही आप जाते हैं स्टार्टर्स वगैरह होते हैं, इसके बाद मेन फूड होता है, इसके बाद में फिर आइसक्रीम वगैरह वगैरह वगैरह। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि हकीकत में अगर खाने की ज्यादा बगाड़ होती है तो वो ऐसे समारंभ में होती है। जो हमारा पुराना जो पद्धति था कि जहां पर 2 3 4 5 6 आइटम थी खाने में, तो उसमें बगाड़ कम होता था। दूसरी बात, आप लोगों को भी ये शायद तक एहसास हुआ होगा कि जब भी आप ये करते हैं कि जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, हर एक चीज को आप टेस्ट करने की अगर कहीं ना कहीं इच्छा रखते हैं तो सब कुछ खा तो लेते हैं, थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट करने के बाद पेट भरता नहीं है। जो संतोष मिलना चाहिए वो संतोष नहीं होता है। आज भी मैं कभी भी किसी भी समारोह में जाता हूं तो मैं गिनी चुनी 3 4 5 आइटम जो मुझे ज्यादा पसंद है, मैं सिर्फ वही लेता हूं, जिससे डकार आती है, जिससे ये फीलिंग होती है कि यस कुछ खाया, मजा आ गया, ये वाली चीज होती है। आज मास्टर्स का जमाना है, आप 1 रेकी सीखिए, 2 रेकी सीखिए, लेकिन उसमें मास्टर ब्लास्टर हो जाइए। आज स्पेशलाइजेशन का जमाना है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पहले सिर्फ डॉक्टर था, फिर MBBS, आज क्या हो रहा है, आज हार्ट स्पेशलिस्ट, आज स्पाइनल कॉर्ड स्पेशलिस्ट। समझ में आ रही है बात है आपको? तो आप सिर्फ एक काम ये कीजिए, जो भी कुछ सीखिए वो ऐसे लेवल पर सीखिए कि जिसकी वजह से आपको खुद को अंदर से आनंद हो, खुद को आप पर गर्व महसूस हो कि यस मजा आ गया बॉस, मैंने जो भी सीखा, अब इस टॉपिक में, अब इस सब्जेक्ट में मुझे कोई डिफीट नहीं कर पाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ डिग्रीज, शॉर्ट टाइम में ज्यादा सीखना ये जरूरी नहीं। माफ कीजिएगा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने स्पष्ट मंतव्य को आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं, और यही बातें होती हैं। देखिए एक डॉक्टर होता है ना, तो वो डॉक्टर मास्टर होता है अपनी डॉक्टरी में, इसके बाद वो बाकी के सब्जेक्ट्स में वो मास्टर नहीं हो सकता है, वो वाली चीजें होती हैं। तो इसको आप एक्सेप्ट कीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है, यहां वहां घूमते रहते हैं, ये कोर्स किया वो कोर्स किया। आपने कभी ऑथेंटिसिटी चेक किया? उनके पास जो सर्टिफिकेट्स है वो चेक किया? वो कितना कारगर है वो चेक किया? पढ़ाई करने के बाद उसको अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद रिजल्ट्स आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, क्यों नहीं आ रही हैं, कितने समय में आ रही हैं, वो प्रॉब्लम वापस रीअकर कब हो रही हैं, ये सारी चीजों को कभी भी
आपने देखने का, विचार करने का, महसूस करने का प्रयत्न किया, तो प्लीज आप कीजिए। 21 दिन जो हमें ईसुई जी ने दिखाया है, उसका मुख्य कारण मैं पिछले जो भी सेशंस है उसमें भी बात हो चुकी है, थोड़ा सा मैं वापस बता दूं कि 7 चक्र, एक चक्र को एक्टिवेट होने के लिए 72 घंटे, इसका मतलब 3 दिन, तो 7 राइजा 21। साइंटिफिकली इट इज प्रूवन कि सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिवेट होने के लिए 21 दिन लेता है। तो प्लीज आप ये करिए और इसी से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो शुद्धिकरण करना ही करना है। अगर आप शुद्धिकरण नहीं करेंगे तो माफ कीजिएगा, आपकी जो भी टॉक्सिन्स हैं वो कतई खत्म नहीं हो सकते हैं, चाहे आपके गुरु कुछ भी बोल दें। दूसरी बात, हो सके तो स्टेप वाइज चाहिए। तीसरी बात, हो सके तो जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो सही ढंग से पढ़िए, उसका रियाज कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए। थ्योरी और प्रैक्टिकल को दोनों को साइमल्टेनियस लेके जाइए। आपके गुरु को कांस्टेंट क्वेश्चन करें। ये जरूरी है, ये अच्छे जो विद्यार्थी होते हैं ना, उनकी यही तो खूबी होती है कि वो एनालिसिस करते हैं और अपने शिक्षक को कांस्टेंट टच में रह के कुछ न कुछ पूछते हैं, जानते हैं, माहिती लेते हैं और खुद को अपलिफ्ट करते हैं। ये काम आप कीजिए। तो आप में से कितने लोगों के आज भी अपने गुरु के साथ संपर्क में हैं? कितने लोग आप में से आज भी ऐसे हैं कि जो रेकी का रियाज निरंतर करते हैं, डे बाय डे उसे बढ़ाते हैं, डे बाय डे आपके जो भी पेशेंट्स हैं या तो आपके जो भी क्लाइंट्स हैं, वो जो एक दायरा है वो दायरा बढ़ता गया है? कितने ऐसे लोग हैं? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिन लोगों ने 20 साल पहले रेकी किया था, छोड़ दिया, अब वापस आ रहे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन देखिए, ये कोई टाइम पास वाली बात नहीं है कि जहां पर आपको ये लगे कि चलो करते हैं, सीखते हैं, देखते हैं। ऐसे हर एक कोर्स में ऐसा रहेगा। तो प्लीज कृपया आपकी एनर्जी, आपके गुरु की एनर्जी को कहीं पर भी ऐसे वेस्ट मत कीजिए। करते हैं, देखते हैं, होता है, डोंट डू दैट। जब तक आप खुद के लिए डेडिकेटेड ना रहेंगे, तब तक आप किसी भी ज्ञान के लिए कैसे डेडिकेटेड हो सकते हैं? तब तक आप रेकी शक्ति या रेकी गुरु या आपके खुद के जो गुरु हैं जिनके पास आप ये रेकी सीख रहे हैं, उनको आप कैसे डेडिकेटली आगे आपका जो भी आदर है वो व्यक्त कर पाएंगे? सो प्लीज, वो गलत चीज है। हो सके तो स्टेपिंग से जाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा जो क्वेश्चन उसी के रिलेवेंस में है, मैं उसको भी थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, जिसमें ऐसा है कि जो बताया 2 लेवल साथ में 21 दिन का शुद्धिकरण की जरूरत नहीं, तीसरा लेवल जो है वो भी तुरंत करना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं अभी। बेसिकली अब आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन के ज़माने में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी रेकी सीखते हैं, सिखाते हैं। अच्छी बात है। आज अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो दैट्स रियली गुड वन। लेकिन मैं आपको हृदय से बताना चाहूँगा कि जब भी ये कोरोना की तकलीफ दूर हो जाए या ऐसा कुछ भी हो जाए, तो प्लीज़ रेकी के लिए शक्तिपात महत्वपूर्ण है। और जो शक्तिपात है वो आपका गुरु आपके सिर पर हाथ रखकर आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ करता है, आपके 3 चक्रा को ओपन करता है और उसके हिसाब से फिर वो आगे काम करता है। तो प्लीज आप एक खास ध्यान में रखिएगा कि शक्तिपात तो पर्सनल लेवल पर ही लीजिएगा। शक्तिपात ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ऑनलाइन ले लूं तो चलेगा, ऐसा कभी मत कीजिएगा प्लीज, बराबर। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट कि आपका गुरु का प्रत्यक्ष सानिध्य जितना होगा, आप जितना आपके गुरु को देखेंगे, पहचानेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आपके गुरु जब आपको टच करके वो एक बार एंटर करेंगे एनर्जी को, इसके बाद वो सही ढंग से काम करेगा। अमेरिका में मैंने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी देखे हुए हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर का कन्वर्जन इंडिया में हो जाएगा, लेकिन वो लेके फीस लेके आपको बोलते हैं कि हम आपको रेकी सिखाते हैं, और पूरी जो मटेरियल होती है वो मटेरियल आपको बेच देते हैं। पीपीटी आता है, बुक्स आते हैं, मेडिटेशंस वगैरह आ जाता है, आपके 24 पॉइंट हैं वो सब कुछ आ जाता है। उनको यही नहीं मालूम कि आलाप दोषी एग्जैक्टली कौन है। वो फोटोग्राफ भी नहीं मंगवाते हैं आपसे, सिर्फ नाम ले लिया, पैसे आपको इस अकाउंट में जमा करवाना है, करवा दिया, इसके बाद वो बोलते हैं कि इस तारीख को आपका अट्यूनमेंट होगा, और आपको मटेरियल सीधा मेल से मिल जाता है। प्लीज ऐसे सब में मैं थोड़ा सा मेरा खुद का बिलीफ थोड़ा कम है।
फिर वो आपकी चॉइस है कि आपको किस दिशा में जाना है। लेकिन मैं तो ऑलवेज यही मानता हूं कि जब आपके गुरु के आशीर्वाद आपको जब टच करता है तो वो जबरदस्त काम करता है और वही सही मायने में शक्तिपात गिना जाता है। तो कृपया हो सके तो ऑनलाइन से, इवन मैंने ये जो कमेंट्स हैं मेरी किताब में भी ये लिखा हुआ है कि ये मेरी खुद की बिलीफ इसमें नहीं है। बराबर, आगे के प्रश्न में चलते हैं। तो बढ़िया सा थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन कुछ इस तरीके से पूछा है कि भाई रेकी सीखने के बाद जैसे साधु संत बन जाते हैं या त्याग के सोच आते हैं, तो हमारी जो भी भावना है, जो फीलिंग्स हैं, वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी क्या? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, ये कतई नहीं हो सकता है। देखिए, रेकी में हम विचारों को शुद्ध करते हैं, हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप साधु सन्यासी बन जाए, आप वन में चले जाए या आप संसार का त्याग कर लें। सोच में बदलाव आएगा, ये पक्की बात है। सोच आपकी अच्छी बनेगी, ये भी हकीकत है। पॉजिटिव सोच बनेगी, मजा आएगा आनंद में। कहीं पर भी अगर कोई दुख की बात आ गई, चिंता की बात आ गई, तकलीफ की बात आ गई, तो जैसे ही आपकी सोच बदली है तो वो हर एक चीजों को आप कोप अप कर पाएंगे। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं 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 हम कहीं पर स्टकअप हो गए। रेकी शक्ति आपको पक्का उसमें से उगार लेगी, आपकी सोच आपको उगारेगी। रेकी की तो बात, जो हम बात है वो बाद में करें, लेकिन आपकी सोच पक्का इसमें से आपको बाहर लेके चलेगी। तो मेहरबानी करके ऐसा मत सोचिए, अरे यार मैं भी संसार में हूं, मेरे भी बीवी बच्चे हैं। बहुत सारे ऐसे रेकी मास्टर टीचर्स हैं या गुरुज हैं जो संसार में हैं और उसमें त्याग की कोई बात नहीं आती है। देखिए, त्याग करना वो कहीं ना कहीं एक अहंकार की बात आ जाती है, और अगर साहजिकता से कुछ होता है तो वो अलग चीज हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे किसी के प्रति करुणा पैदा करनी है, तो जब मैं ये बोलता हूं ना कि किसी के प्रति करुणा पैदा करनी चाहिए, वो पैदा करना, वो जो स्पेशल एफर्ट्स है वो इनिशियल स्टेज के लिए सही है, लेकिन हकीकत में करुणा खुद ब खुद पैदा होनी चाहिए। बस ये सोच जैसे ही आपके दिमाग में आएगी, आपका बॉडी और आपका दिमाग उसी तरह से आपको रिएक्ट करेगा, और इससे आपको ये समझ में आएगा कि हकीकत में रेकी क्या चीज है। अच्छा, जिन्होंने भी ये प्रश्न मुझे पूछा है, मैं आपसे सिर्फ एक बात करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे पिछले अब तक के जितने भी सेशंस हैं, अगर हर एक सेशन को आपने शांति से, ध्यान से अगर सुना है, जिसमें बात रेकी की आती है, लेकिन अगर आप रेकी नहीं भी सीखे हैं तो भी कहीं पर भी ये दिक्कत नहीं होती है, तो क्या आपको कहीं पर भी किसी भी एक सेशन में भी आपको कहीं पर ऐसा लगा कि रेकी सीखनी है तो आपको आपका जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा, कुछ चीजें बंद करनी पड़ेगी? ऐसा कतई नहीं है। प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर लाइफ को नजदीक से देखना है, अगर लाइफ को एंजॉय करना है, तो प्लीज आप रेकी थोड़ा सा सीखिए। जिसकी थ्योरी को आप अप्लाई कीजिए, वो आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उस नॉर्मल लाइफ में आपको मजेदार बना देगी और आप खुद फील कर पाएंगे। देखिए, वापस मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप में से जो भी लोग हीलर नहीं है या जिन लोगों ने भी रेकी नहीं सीखा है, प्लीज अब तक के मेरे जितने भी सेशन हैं, अगर उसको सिर्फ आप लाइफ में अप्लाई करें तो फिर मुझे बताइएगा कि क्या हकीकत में आपकी लाइफ में कहीं पर भी 1% भी पॉजिटिव बदलाव नहीं आया है। आपको मिलेगा, पक्का वो पॉजिटिव बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आपके आसपास वाले वो कभी ना कभी तो कमेंट करेंगे, यार अब तू पहले जैसा नहीं रहा, तुम्हारे में ये अच्छे अच्छे बदलाव हैं, अब तुम्हारे साथ हमें मजा आता है, आनंद आता है। ऐसा करके कुछ ना कुछ आपको अप्रिशिएशन या कमेंट्स आपको पक्के दिए जाएंगे। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट कि ये साधना है, ये एक पद्धति है, इसके कुछ नीति नियम हम पक्का फॉलो करेंगे, लेकिन इसके लिए घर, संसार या आप अभी जिस किसी भी व्यवसाय में या नौकरी धंधे में हैं, उसका त्याग करना जरूरी नहीं है। प्लीज आप ये पक्का ध्यान में रखिएगा। और ये तो मजेदार बात, जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, आध्यात्मिक जो भी चीजें करते हैं, बस यही वाली बात है। तो इनको छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ आप आपकी रूटीन लाइफ के साथ आप इसमें आगे बढ़िए, ये आपको पक्का बूस्टअप करेगी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक संत ने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जो पूछ रहे हैं कि रेकी जो होती हैं तो उसको बाकी की जो भी धर्म क्रियाएं होती हैं उसके साथ साथ हम कर सकते हैं? पक्का पक्का पक्का, आप इसको पक्का कर सकते हैं।
देखिए, आप धार्मिक जो भी क्रियाएं करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप माला फिर रहे हैं, ठीक है, आपका एक हाथ माला के साथ व्यस्त है, दूसरे हाथ को आप आपके हृदय चक्र पर या कहीं पर भी जहां पर भी आपको दर्द हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऑर्गन में मेरी खामी है, या तो ऐसा कोई चक्र जो थोड़ा सा एक्टिव कम है, आप वहां पर हाथ रख दीजिए, रेकी अपने आप काम करेगी। सिंपल सी बात है। आप जो भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, मुझे ये बताइए कि आप जितनी भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं वो सिर्फ क्रिया करते हैं या इसमें आपके भाव जुड़ते हैं? अगर उसमें आपके भाव जुड़ते हैं तो रेकी भी एक भाव विज्ञान है, वो स्पिरिचुअल साइंस है, ये भाव से ही काम करती है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो भी कुछ धार्मिक क्रियाएं करें, साथों साथ आप रेकी का भी रियाज कर सकते हैं, खुद को रेकी दे सकते हैं या किसी और को भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सेकंड लेवल सीखा हुआ है, आप किसी को डिस्टेंस लेवल पर रेकी देना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। हाँ, अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो आप ये कर सकते हैं कि एक तरफ माला फेरिए और दूसरी तरफ उस इंसान को आप अच्छी तरीके से रेकी भी प्रसार कर सकते हैं। आपने रेकी शक्ति का आह्वान कर दिया, रेकी शक्ति अपने तरीके से वो आगे काम करना चालू कर देगी। आपकी किसी भी धार्मिक क्रिया में कहीं पर भी त्रुटि ना आएगी। तो आप कितनी भी धार्मिक क्रियाएं करें, दूसरी एक मैं थोड़ी सी एक बात, शायद तक किसी को पसंद आए नहीं आए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं थोड़ी सी एक बात आपको बताना चाहूंगा कि रेकी में जब भी हम रेकी सिखाते हैं हमारे किसी भी कैंडिडेट को, खास करके फीमेल कैंडिडेट होती हैं, तो उनको भी उस दौरान स्पष्ट बोला जाता है कि ये 21 दिन आपको निरंतर रेकी का रियाज करना है, इसकी साधना करनी है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि जिसमें लेडीज प्रॉब्लम आ भी सकते हैं, फिर भी हम ये बोलते हैं कि आप 21 दिन इसको लगातार कीजिए। तो जो लेडीज प्रॉब्लम है, अगर उसका बाद हमें नहीं लगता है हम अपनी क्रियाओं को कर सकते हैं, तो धार्मिक क्रियाओं तो कर ही सकते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि धार्मिकता में ये जो 3 या 5 दिन होते हैं वो निषेध गिने जाते हैं, लेकिन रेकी में इनको भी वैलिड गिना गया है। तो आप चाहे कितनी भी धार्मिक क्रियाएं करें, आप कर सकते हैं, बिंदास कीजिए, साथों साथ रेकी शक्ति का भी आप प्रयास कीजिए। देखिए, मजेदार बात बताऊं मैं आपको, एक छोटी सी बात है, थोड़ा सा एक डिफरेंट वे पे अपन चलते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने बुजुर्ग लोगों को देखा होगा, जो घर में बुजुर्ग होते हैं, वडील लोग होते हैं, जैसे खास करके दादी अम्मा, नानी अम्मा जैसे जो भी लोग होते हैं, वो आप लोगों ने देखा होगा कि वो 24 घंटे माला फिरती रहती है, लेकिन उनका ध्यान कहां होता है? बहू, ये क्यों फूटा, क्या फूटा, क्या कर रही है बहू, बाजू वाली को ये बोल के आना। बहू कौन आया, बहू किसका फोन था। कितनी सारी क्रिया करते हैं यार, हम सारे के सारे मल्टी टैलेंटेड हैं, हमारी पर्सनालिटी मल्टी टैलेंटेड है, तो साथ में रेकी कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। और दूसरी बात कि रेकी में ऐसे कोई खास नीति नियम नहीं है, जबकि धर्म में सारे के सारे नीति नियम हैं। तो सिंपल सी बात है, आप धार्मिकता के साथ इसको कर सकते हैं। रणछोड़ जी के मंदिर में आप गए, आप स्वामीनारायण मंदिर में गए, आप किसी दिरासर जी में जा रहे हैं, तीर्थंकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, जो भी कुछ है, मान लीजिए कि अगर, अच्छा, मुझे आप में से कई लोगों ने ये देखा होगा कि जब हम प्रतिमा जी को टच करते हैं तो ऐसे करके टच किया, फिर ऐसे करते हैं, ठीक है ना। मैं एक पद्धति बताऊं आपको, मजा आएगा। मैं क्या करता हूं, मुंह बन गया तो इसके लिए थोड़ा सा ऐसा मैं करता हूं, मैं ऑलवेज ये करता हूं, अपना एक हाथ जो होता है उसे प्रभु के चरणों में रखता हूं, उनको मैं टच करता हूं, अपना दूसरा हाथ अपने हृदय पर रखता हूं। क्या होता है, एक अच्छी सी कनेक्शन मिल जाती है भगवान की उस प्रतिमा, जिसमें हम बोलते हैं कि वो पत्थर की नहीं है, जिसमें प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो मैं उनके वाइब्रेशंस को अपने शरीर में लेता हूं। मैं ऑलवेज कहीं पर भी जाऊं तो अगर छूट है प्रतिमा जी को टच करने की, तो मैं ऑलवेज 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 टच करता हूं, और तरीका ऐसा ही रहता है, ऐसे करके मैं उसको टच करता हूं। तो सिंपल सी बात है, मैं भगवान को प्रार्थना भी करता हूं, साथों साथ उनके वाइब्रेशंस भी मैं लेता हूं टच करके, और साथ में रेकी पावर को भी मैं अंदर कहीं ना कहीं पास करता हूं। ऐसे ही अगर आप किसी भी धर्म गुरु या किसी भी ऐसे उच्च इंसान को जब मिलते हैं
कि जिनकी ऑरा अच्छी हैं, जिनके थॉट्स जबरदस्त हैं, तो उनको भी इसी तरीके से आप हो सके तो नमन कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए और देखिए कि क्या इफेक्ट आती है। जबरदस्त इफेक्ट आपको मिलेगी। देखिए साहब, ऐसी बात है कि कुदरत ने हमें सिर्फ 24 घंटे दिए हैं। 24 घंटे में जितना भी टाइम मैं जितना हो सकूं उतना रेकी में मैं कवर करना चाहता हूं, तो बस ऐसे ही अपन करेंगे, ठीक है ना। तो धार्मिक क्रियाओं के साथ इसको कोई बंधन नहीं है, आप साथ में रेकी कर सकते हैं, इसमें आपका धर्म भ्रष्ट ना होगा, ये खास ध्यान में रखिएगा। कई लोगों को ये भी लग रहा है कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम अलग धर्म में चले गए, या तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी नहीं, सिर्फ भाव से करना है, भाव के अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें बढ़िया सा क्वेश्चन है, और वापस ये क्वेश्चन एक लॉयर ने पूछा हुआ है। लॉयर ऐसा पूछ रहे हैं कि भाई रेकी उपचार के जो भी अलग अलग माध्यम को यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम कुदरत के कार्य में हम विक्षेप कर रहे हैं या तो हस्तक्षेप कर रहे हैं। वेल एडवोकेट जी, आपकी बात तो सही है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कुदरत के कायदे कानून को या उनकी नीति नियमों को कहीं पे तोड़ रहे हैं या उनमें कुछ हस्तक्षेप कर रहे हैं? ऐसा कोई कारण नहीं है। देखिए, अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन करूं। डॉक्टर जो भी कुछ काम करता है, क्या उसको हम बोल सकते हैं कि वो कुदरत की जो भी नीति नियम है उसमें हस्तक्षेप कर रहा है? जज या तो आप वकील, आप जो भी कर रहे हैं, किसी को आप ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये चोर हैं, ये नहीं है, किसी को बचाने के प्रयत्न कर रहे हैं, किसी को आक्षेप दे रहे हैं, क्या कुदरत का कायदा ये बोलता है कि आप किसी को आक्षेप करें या आप किसी को ये तय करें कि वो चोर हैं, वो ईमानदार हैं, वो सही है, गलत है? कुदरत ने क्या हमें ऐसा कुछ भी दिया है? नहीं दिया। अगर आप कर्म में बिलीव करते हैं तो वापस बात वही आएगी कि आपका वापस क्वेश्चन यही रहेगा कि भाई कर्म में बिलीव कर रहे हैं तो फिर रेकी वगैरह नहीं देना चाहिए। वापस कर्म क्या है? आप जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं ये भी कर्म है। तो ऐसा है तो कल जाके हम घर में बैठ जाएंगे, हम कुछ भी काम न करेंगे। कर्म की व्याख्या क्या है? अगर कृष्ण भगवान अर्जुन को ये बोलते हैं, अर्जुन युद्ध तेरा कर्म है, जो अर्जुन टाल सकता था कि नहीं? पक्का मैदान में गया, मैदान में जाने के बाद अगर अर्जुन को यह लग रहा है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये जीव हत्या नहीं करनी है, और उस दौरान भगवान खुद प्रत्यक्ष वहां हाजिर होके अगर अर्जुन को ये सीख देते हैं कि अर्जुन युद्ध तेरा कर्म है, तुझे करना ही पड़ेगा, तू जीतेगा, और तू क्षत्रिय है तो ये तो तेरा धर्म है, करना ही पड़ेगा, तो क्या अर्जुन जी ने कुदरत के नीति नियमों में कुछ हस्तक्षेप किया? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं बताना चाहता कि रेकी हीलर्स भगवान है। भगवान कोई नहीं है। सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं, सब अपने अपने जो भी कर्म है, कर्म में लिखित हुए जो कार्य हैं उसी को कर रहे हैं। तो सिंपल, हम अगर किसी के प्रति अच्छे भाव डालें, किसी को अगर कुछ तकलीफ है, दुख है, उसको हरने का प्रयास करें, उसको कम करने का प्रयास करें, तो उसमें कुदरत के साथ कहां हम कुछ हस्तक्षेप कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारे भाव पवित्र होने चाहिए, करुणा होनी चाहिए, और हम ये चाहते हैं और मानते हैं कि दुनिया में जगत का कल्याण हो। ये कब हो पाएगा? जब हम सबको निर्दोष देख पाए और सबके प्रति हम कुछ ना कुछ अच्छा प्रयास कर पाए। तो मुझे नहीं लग रहा कि हम जो किसी को भी रेकी देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का मौत नजदीक आ गया और अगर हम उसको रेकी देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम कुदरत ने जो तय किया हुआ कि इसका मौत आना चाहिए, हम उस मौत को कहीं ना कहीं काट रहे हैं या उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वापस एक बात बताऊं वकील साहब, आप आपके डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खाना खा रहे हैं, बाजू में एक कांच का गिलास पानी से भरा हुआ पड़ा हुआ है। खाना खाते खाते आपका हाथ थोड़ा सा उस गिलास को लग जाता है और वो गिलास नीचे गिरता है, तो आप क्या करते हैं? बचाने का प्रयत्न करते हैं।
क्यों? अगर कर्म है तो बचाते क्यों है आप? छोड़ दीजिए। बचना होगा तो बचेगा, नहीं बचना होगा तो नहीं बचेगा। वापस यहां पे बुद्धि काम करेगी। लेकिन साहब कांच का ग्लास है, पड़ेगा तो टूटेगा, ये पक्की बात है। एग्जैक्टली हमारा काम जब तक उसको बचा सकते हैं बचाने का है। अगर ट्राई करने के बाद भी वो टूट गया, तब जाके कर्म का नियम या कुदरत का नियम आता है। बस सिंपल यही मान के हमें चल रहा है। बाकी इसमें ज्यादा अंदर इसको चिकना करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें संतोष ना हुआ हो तो आप मुझे पक्का पर्सनल लेवल से बात कर सकते हैं, तो हम इसके लिए पक्का बात करेंगे। और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू जस्ट कन्विंस यू, नॉट द कन्विंस बट टू सेटिस्फाई योर क्वेश्चन। जितना हो सके उतना संतोष देने का मैं आपको प्रयास करूंगा, पक्का। वापस एक अच्छा सा बढ़िया सा क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें हमें ये बताया है कि भाई जैसे अभी कोई जागरूक भाई रावल करके मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मैं हैंडीकैप हूं पर रेकी पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, होता है। ओके फाइन, दैट्स ग्रेट। अगर आप हैंडीकैप हैं तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, ये सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि यहां पर फिर भाव विज्ञान काम करता है। हम सिर्फ भाव करते हैं और भाव से काम होता है, सिंपल। सो जागृत भाई, थैंक्स फॉर योर कमेंट कि आपने ऐसा कमेंट लिखा कि आप हैंडीकैप में फिर भी आप रेकी का इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं और आपको अच्छी अच्छी रिजल्ट्स मिल रही है। मुझे विश्वास है कि अगर आप लोग ऐसे ही आपके एक्सपीरियंसेस अगर यहाँ पे शेयर करेंगे तो बाकी के जो लोग हैं ना उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगी, उनको एक मोटिवेशन मिलेगी और सही में उनको ये लगेगा कि मजा आ गया और वो रेकी में आगे बढ़ेंगे। बराबर। थैंक्स जागरूक भाई, थैंक्स फॉर योर प्रीसियस कमेंट्स। आगे का क्वेश्चन एक लेडी ने मुझे भेजा हुआ है जो ऐसा पूछ रही हैं कि भाई रेकी किसी को भी देना है या लेना है तो इसके लिए कंपलसरी हमें बैठ के ही रेकी, आई मीन टू से व्यवस्थित जगह पे बैठना है, फिर चौकस दिशा, स्थान, आसन, समय, फिर 21 दिन का जो भी कुछ है, फिर ब्रह्मचर्य वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे नीति नियम है, ये फॉलो करने के बाद ही क्या हम किसी को रेकी दे सकते हैं या ले सकते हैं? सबसे पहली बात, रेकी एक पवित्र ऊर्जा है और ये सिर्फ भाव से काम करती है, तो इसके लिए ऐसे किसी भी नीति नियम की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छे परिणाम के लिए मैं खुद भी अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को ये बोलता हूं कि भाई कंफर्टेबल है तो जब भी आप 21 दिन का साधना करते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप एक फिक्स टाइम ले लीजिए, जिसे बोलते हैं चौकस समय, चौकस दिशा, चौकस आसन और जो भी हैं उस इस सबको आप एकदम सही ढंग से पंक्चुअलिटी के साथ उसको फॉलो कीजिए। इससे क्या होता है, चौकस से वापस सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी उस दौरान काम करती है, दिशा वगैरह के जो भी कुछ देवी देवता हैं उनकी हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो इसके लिए कुछ हम ऐसे नीति नियमों को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई कारण नहीं है। रेकी शक्ति क्या है मालूम है? जैसे ही आपके मन में सोच आई, आप किसी के प्रति अच्छा करना चाहते हैं, आपने जैसे सोचा वो स्टार्ट कर रहे हैं, खुद ब खुद रेकी शक्ति वहां पे पास होना चालू हो जाएगी। तो ऐसी कोई चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी रिजल्ट में अच्छी सी बढ़ोतरी हो, इसके लिए ये जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि मेरे हिसाब से ऐसा है कि आप अगर किसी भी जनरल ट्रांसपोर्टेशन में बैठे हैं तो भी आप रेकी किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपका कंसंट्रेशन कितना है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेकी शक्ति थ्रू यू, तो आप इसके माध्यम है तो आप में से प्रवाहित होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका मन बेचैन है या आपकी सोच यहां वहां घूम रही है तो रेकी शक्ति कैसे काम करेगी? इसीलिए ज्यादातर हम सबसे क्या बोलते हैं कि भाई काम कीजिए, आप लोग शांति से एक ऐसी जगह पर बैठिए जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आप खुद में अंदर फोकस कर पाए और फिर आप किसी को भी रेकी देना चालू करें। उसका महत्वपूर्ण काम यही है। मैंने जो अभी आगे जो बताया उसी में वापस मैं आपको कंटिन्यू करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सभी अभी ऑनलाइन ये मेरी सेशन को देख रहे हैं, हाथों की जो भी है मूवमेंट वो मेरी हो रही है, आपकी तो हो नहीं रही। आप में से जितने भी लोग रेकी सीखे हुए हैं, क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप मेरी सेशन को देखते देखते भी खुद को रेकी दे पाए? तो कोई जरूरत नहीं है। रेकी के लिए तो मैं थोड़ा सा ये भी बोलना चाहूंगा कि हम जगह को पवित्र कर रहे हैं
पवित्र जगह में बैठ के हम काम करते हैं, लेकिन रेकी के लिए ये भी कोई बाध नहीं है। एनर्जी जो यूनिवर्सल है, जो अच्छी जगह खराब जगह हर एक जगह पे वो घूमती है, तो आप कहीं से भी बैठ के आप रेकी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए मैं थोड़े से कुछ आपको इलस्ट्रेशन दूं, वैसे मैंने ये सारी चीजें मेरे एफबी की पोस्ट पर भी डाली हुई हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे रेकी जो होती है, कई लोगों के बड़े एक्सक्यूजेस होते हैं कि भाई साहब उसको स्पेसिफिक जगह पे बैठना है, स्पेसिफिक टाइम पे करना है, इस तरीके से करना है, वो तरीका है, XYZ हम नहीं कर पाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं खास करके उन लोगों को ये बोल रहा हूं कि देखिए ये सारे के सारे एक्सक्यूजेस हैं। अगर आप चाहते हैं और मानते हैं कि रेकी सही में हमें कुछ हेल्प करती हैं, तो टाइम तो निकल जाएगा, ये पक्की बात है। फिर भी अगर नहीं निकलता है तो मैं कुछ आपको इलस्ट्रेशंस देना चाहूंगा कि जहां पर आप सेल्फ रेकी कर सकते हैं, या तो आप किसी और को भी रेकी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइन, क्यू, हम लाइन में खड़े रहते हैं। इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे हमें कंपलसरी क्यू में खड़ा रहना पड़ता है, और आज तो कोरोना की वजह से हमें ज्यादा देर लाइन में खड़े रहना पड़ता है। तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि जब हम लाइन में खड़े हैं तो हम हमारा एक हाथ आपके किसी भी ऑर्गन में रखें, या तो आप सिर्फ एक काम कीजिए, सिर्फ रेकी शक्ति का आह्वान कीजिए, आपकी प्रॉब्लम उसको बता दीजिए और खत्म, भूल जाइए। ये कर सकते हैं। आपका कोई पेशेंट है, आपका कोई क्लाइंट है, आप कहीं पर भी हैं, जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी ड्राइव करते हैं। मैं तो कई बार ऐसा करता हूं कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं तो मैं अपने पेशेंट्स को याद करता हूं, उनके प्रति सद्भाव एक व्यक्त करता हूं, रेकी शक्ति को आह्वान करता हूं, उसको प्रे करता हूं, और फिर रेकी शक्ति को बोलता हूं कि शक्ति जी प्लीज आप इसको मदद कीजिए। तो आप ड्राइव कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, या आप खाना खा रहे हैं, आप ऐसे ही बैठे हैं, आप लाइन में खड़े हैं, आप पार्किंग के लिए कहीं वेट कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर आप खुद को रेकी दे सकते हैं। छोड़िए साहब, अगर ये सब चीजों को आपको याद नहीं आ रहा है तो रात को सोने से पहले सिर्फ रेकी शक्ति को याद कीजिए, अपने हाथों को अपने हृदय चक्र पर रख दीजिए, शांति से रेकी शक्ति को आह्वान कीजिए, रेकी शक्ति मुझे एक अच्छी सी नींद प्रदान करें। रेकी शक्ति मेरे से आलाप के जितने भी अवयव में जो भी खामियां हैं, आप इन सभी को हील कीजिए। रेकी शक्ति आप हमें सतत मदद करते रहिए। ऐसा कुछ कर सकते हैं। और मैंने तो ये देखा हुआ है कि ऐसे करने के बाद बड़ी मस्त मजे की नींद आ जाती है। और किसी कारणवश मान लीजिए कि आपकी नींद सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे के लिए भी होती है, तो भी उठने के बाद आप स्वस्थ महसूस करेंगे। देखिए, फाइंड आउट हमें करना है कि रेकी का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो ये जो भी कुछ चीजें। और दूसरी बात मैं बता दूं कि देखिए, धार्मिकता जो होती है ना, वहां पर कुछ नीति नियम होते हैं जहां पर आपको एक अलग तरीके से बैठना है, अलग पॉस्चर में बैठना है, या क्षेत्र का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन आध्यात्मिकता क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ हमारे भावों से जुड़े हुए हैं। हमारे भाव होने चाहिए, और आप चाहे वॉशरूम में हैं और अगर आपके भाव अच्छे हैं तो वहां से भी रेकी शक्ति आप दे सकते हैं। कई लोगों को शायद तक ये वॉशरूम वाली बात पसंद ना आए, बट ये हकीकत है। कभी सोचिएगा यार, किसी के प्रति अच्छे भाव मुझे डालना है या पैदा करना है या आगे मुझे उसको फॉरवर्ड करना है, तो जरूरी है कि मैं अच्छी जगह पर ही बैठूं। मैं ऐसी कोई जगह पर मैं जहां बैठा हूं जहां पे आसपास में बदबू है सपोज, तो क्या मैं वहां से भी अच्छे भाव को पैदा नहीं कर सकता हूं? भाव के लिए ऐसे रेस्ट्रिक्शंस कहां है? किसने बोला है कि भाव पैदा करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस? हकीकत में रेस्ट्रिक्शंस क्यों है तो मैं आपको बताऊं कि अगर बदबू वाली जगह है जहां पर आप बैठेंगे तो आप सोच नहीं पाएंगे, उसकी वजह से आपको ऐसा बोलते हैं कि भी एक अच्छी सी जगह पर बैठिए। अगर आपकी एबिलिटी है, आसपास में बदबू है, और फिर भी आप रेकी ध्यान कर सकते हैं, आप रेकी को प्रसार कर सकते हैं, आप रेकी माध्यम का उपयोग कर सकते हैं, तो फिर मुझे बताइए क्या होगा। सिंपल सी बात है, बस यही समझ के आप जाइए। मेहरबानी करके इन सब चीजों को ज्यादा पेचीदा मत कीजिए। सब लोग यही काम कर रहे हैं, यही सब धंधा है मार्केट में, ये होना चाहिए वो नहीं। यार अपना भी तो दिमाग दौड़ाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? सिंपल सी बात है। और आपको मालूम है,
आप जिस शरीर के माध्यम से रेकी शक्ति को आगे प्रवाहित करते हैं, कभी सोचा है उस शरीर में कितनी गंदगी है? मांसपेशियां, लहू, पस, कितनी सारी चीजें हैं, मल, मूत्र, नाक में लींट, कान में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कचरे वगैरह होते हैं, यहां पर कहीं पे कफिंग हो जाती है। हमारा शरीर स्वच्छ है, सुगढ़ है? सोचिए, जब रेकी शक्ति इसके बारे में नहीं सोचती है, वो आपके शरीर में से जब प्रवाहित होती है, तो फिर आप इतना क्यों सोचते हैं कि यहां बैठो, वहां बैठो, यहां मत बैठो, वहां मत बैठो, ऐसे करो, वैसे करो? प्लीज कुछ नीति नियम जो है उसको फॉलो कीजिए। अदरवाइज मेन चीज है वो आपके भाव है। आप कहीं पर भी बैठिए, भाव से रेकी शक्ति को आगे बढ़ाइए। सिंपल सी बात है, और फिर उसका आनंद लीजिए। आपको सही में बड़ा मजा आएगा। आप जबरदस्त उसको एंजॉय करेंगे और आपको लगेगा कि यस, शरीर में, हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे ऑरा में कुछ बदलाव आ रहा है। ये तो छोड़िए साहब, मैं आपको ये बताऊं कि अगर मान लीजिए आप घर में बैठे हैं और घर में कुछ ज्यादा ही अपवित्रता है, तो क्या हम घर बदल देंगे? तो क्या करेंगे? हम हमारे घर को पवित्र बनाएंगे। पवित्र कैसे बनेगा? हमारी सोच से बनेगा। सिंपल सी बात है। आप इतनी अच्छी सोच डालिए उस घर में, उसकी दीवारों में, उसकी छत में, उसके दरवाजों पर, कि कंपलसरी शक्ति को पॉजिटिव होना ही पड़े। या तो नेगेटिव शक्ति निकल जाए, या तो पॉजिटिव शक्ति को आना पड़े, या तो नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए। कुछ ऐसे ही अगर हम चैलेंज करें खुद को तो जरूरी है। यही सारे कुछ मिथ्स हैं जो कहीं ना कहीं हमें डैमेज करते हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं, हमारी रेकी शक्ति को कहीं ना कहीं ये लांछन लगाता है। और हम, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं। तो प्लीज आप सभी से नम्र निवेदन है कि ऐसे कोई भी मिथ्स को आप आगे मत बढ़ाइए। हो सके तो किसी भी ज्ञान को लेने के बाद थोड़ा सा विश्लेषण की आदत डालें। अगर आपके गुरु बोलते हैं, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू गाइस, मैं सही में आप सभी को बड़ा ही रिस्पेक्ट करता हूं कि जैसे आपके गुरु ने कुछ बोला और आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये कब होगा मालूम है? जब आपको सुगुरु मिले। जब तक सुगुरु नहीं मिलता है, तब तक आपकी ये सबसे पहली पहचान होती है कि आप शंका करें, आप प्रश्न करें। और जब तक आपके गुरु आपको सारे के सारे प्रश्न के संतोषकारक जवाब न दे, तब तक आपको उनको गुरु भी नहीं मानना चाहिए। धर्म में भी यही बोला गया है कि जो व्यक्ति सुगुरु को पसंद नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं गलत कर्म का ही उपार्जन करता है। तो आप ऐसा कीजिए। देखिए, मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूं, लेकिन ये आपका अधिकार है। आज भी हम लोग बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते हैं कि जहां पर हम कभी प्रश्न ही नहीं करते हैं। जैसे जो भी स्पिरिचुअल की तो बात यहां पर नहीं आएगी, लेकिन रिलीजियस जो भी कुछ बातें हैं, उस हर एक रिलीजियस बातों में अगर हम देखें तो श्रद्धा, अंधश्रद्धा और जो एक टेक्निक होती है, या तो जो एक भाव होता है, ये हमें मालूम ही नहीं होता है। तो प्लीज आप पहले उस चीजों को समझिए कि आप जो भी क्रिया करते हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है, साइंटिफिकली क्या है, वो स्पिरिचुअली क्या है, उससे क्या फायदा है, उससे क्या नुकसान है, वो सही में एक अच्छी सही सोच है या नहीं है। ऐसे ही आप फॉलो मत कीजिए। दुनिया आज वही कर रही है, तो कम से कम आप तो इसमें से थोड़ा सा डिफरेंट रहिए। आपकी खुद की सोच के साथ जाइए। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही मजा है आप लोगों के साथ। ऐसे ही बस टॉपिक हम आगे नए नए लेते चलेंगे। एक्चुअली मैंने आपको ये बताया था कि आज कुछ हम अफर्मेशंस के बारे में भी लेंगे, लेकिन मेडिटेशन का भी टाइम हो चुका है, तो हम आज मेडिटेशन में जाना चाहेंगे। वापस हम इसी मंच पर अगले शनिवार 3 अक्टूबर को मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? गैस थोड़ा सा सोचिए, क्या टॉपिक होना चाहिए? अगले शनिवार का हमारा टॉपिक रहेगा हीलर कैसा होना चाहिए। हीलर के गुण, आपके गुण कैसे हैं, होने चाहिए, वो टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मेडिटेशन के लिए तैयार?
पक्का? मैं आपको सिर्फ 2 मिनट देता हूं। 2 मिनट में फटाफट 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 क्या करना है आपको? एक ऐसी जगह पर बैठिए या लेट जाइए जहां पर आपको मेरी म्यूजिक अब शांति से सुनाई देगी। अब मेरा जो स्पीच है वो बहुत कम हो जाएगा। आपको सिर्फ म्यूजिक को शांति से सुनना है। पैरेलल ऐसी जगह पर बैठिएगा जहां पर कोई आवाज ना हो, आपकी कोई डिस्टर्बेंसेस ना हो। जिन लोगों को बैठ के करना है वो बैठ के कीजिएगा, जिन लोगों को सोते सोते करना है वो सोते सोते भी कर सकते हैं। अगर नींद आ जाए बिंदास सो जाइएगा, चिंता मत कीजिएगा। सेशन में यहां से खुद ब खुद एंड कर दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बात ये रहेगी कि इस मेडिटेशन में हम करेंगे क्या, जो ब्रीदिंग मेडिटेशन है वो। तो सिंपल, इसमें आपको खुद को देखना है और कुछ नहीं करना है। जो सोच आती है उस सोच को देखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है? तो आप सभी तैयार? ओके फाइन। सो मैं अब अपना म्यूजिक थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं। आप आंखें बंद कर लीजिए, शांति से एकदम रिलैक्स म्यूजिक को सुनिए। जो भी सोच आ रही है उस सोच को आने दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, एकदम हल्के से शांति से। उस सांस को धीरे से छोड़िए। वापस एक गहरी सांस लीजिए। उस सांस को धीरे से छोड़िए। वापस एक गहरी सांस लीजिए। सांस को धीरे से छोड़िए। अब आंखें बंद कर लीजिए। आपका बॉडी पोस्चर एकदम रिलैक्स होना चाहिए। आप अगर बैठे बैठे कर रहे हैं तो पद्मासन, लोटस फीट या तो सुखासन में बैठ सकते हैं। आप शांति से पीछे टेका देके बैठ सकते हैं। रिलैक्स होके बैठिएगा। अगर चौकड़ी मारने की असुविधा है तो आप आपके पैरों को फैला के बैठ सकते हैं। अगर आप सोते सोते ये कर रहे हैं तो अपने दोनों पैरों के बीच में मिनिमम 1 फीट का अंतर रखिए और आपकी उंगलियां, हाथों की, पैरों की, उसको रिलैक्स कर दीजिए। पूरा बॉडी रिलैक्स होना चाहिए। अब आप सिर्फ आपको खुद को देखेंगे। आप खुद को का मतलब हुआ जैसे मैं आलाप को देखूंगा। अगर आप राधिका जी हैं तो आप राधिका जी को देखिए, आप दिशा है तो दिशा जी को देखिए, आप रमीला जी हैं तो रमीला जी को देखिए, आप कश्मीरा जी हैं तो कश्मीरा जी को देखिए। शांति से देखिए, बस शांति से धीरे 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 हल्के हल्के सांस को लेते रहिए, छोड़ते रहिए नॉर्मल तरीके से। और अब जो भी सोच आ रही है, भविष्य की, आज की या भूतकाल की, आपकी अच्छी बातें, आपकी बुरी बातें, आपके साथ किसी ने अच्छा किया, आपके साथ किसी ने बुरा किया, जो भी कुछ चीजें हैं सबको आने दीजिए। आज मैं इससे ज्यादा कुछ न बोलूंगा। आज आपको खुद को अंदर खुद ही को देखना है। आपकी चिंता क्यों है? आप क्यों इतना डिसअपॉइंटेड हैं? आपको जीवन में क्यों संतोष नहीं है? आप जीवन को किस नजर से देखते हैं? आपकी तकलीफें क्या हैं? शारीरिक, मानसिक, नाणाकीय, संबंधिक, जो भी तकलीफें हैं
शांति से देखिए क्या गलती हुई आपसे। और जो भी लोग हैं, जो लोग आपको कभी भी डिस्टर्ब करते हैं, वो क्यों कर पाते हैं? आप किसी भी व्यक्ति से इतना जल्दी प्रभावित क्यों होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप इतनी अंधश्रद्धा में क्यों हैं? आपके धर्म में श्रद्धा क्यों नहीं है? आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, उन सभी पर विश्वास क्यों नहीं कर सकती हैं? आप इतनी डरती क्यों हैं? चाहे कोरोना है, चाहे जो भी कोई चीजें हैं, क्यों हो रहा है? अगर आपका शरीर आपको साथ नहीं दे पा रहा है, तो आप उस शरीर को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, या उसमें से आप कैसे बाहर निकलेंगे? आपकी जितनी भी चिंताएं हैं, आपने आज तक जितने भी सपने देखे थे, जब हम छोटे थे, हमने जितने सपने देखे थे, आज शायद तक हम सारे सपनों को फलीभूत नहीं कर पाए हैं। कहीं ना कहीं वो रंज है, तो उस रंज को आज हम दूर करेंगे। हम क्यों नहीं कर पाए? अब हम क्या कर सकते हैं? पहले की सिचुएशन अलग थी, आज की सिचुएशन अलग है। तो आज भी हमें 10 साल पुराना या 15 साल पुराना या 5 साल पुराना कोई ऐसा खराब जो भी इंसिडेंट्स बना था, जो घटना बनी थी, जो दुर्घटना थी, जो प्रसंग था, वो आज भी हमारे दिलो दिमाग पर क्यों छाया हुआ है? वो आज भी हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? आज हम क्यों किसी की कठपुतली बन चुके हैं? हमारा रिमोट क्यों किसी के हाथ में है? कई बार हम ये बोलते हैं, नेगेटिव सोच आती है, नेगेटिव सोच मुझे नहीं करनी है। फिर भी ये नेगेटिव सोचें क्यों आती हैं? कई बार मुझे ये प्रश्न होता है कि अगर मैं ये बोलता हूँ ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरा हृदय है, ये मेरी लागणी है, मेरे इमोशंस हैं, मेरे आविर्भाव हैं, तो आज एक गलत सोच मैं क्यों दूर नहीं कर पा रहा हूं? ऐसे क्या कारण है कि जिसकी वजह से मैं अपने में से ही बाहर नहीं आ पा रहा हूं? क्या सही में मुझे बाहर आने की इच्छा है, चाह है? क्या मैं सही में दुनिया के ये नवीन रंग, अंतरंग रंग को देखना चाहता हूं, या सिर्फ मैं बोलता हूं? मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ बोलता हूं सबको दिखाने के लिए, अपना एक स्टेटस बनाने के लिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने के लिए। लेकिन मैं जो बोलता हूं या जो करता हूं, क्या वो मेरी बिलीफ है? या तो जो मेरी बिलीफ है, क्या मैं उसी के प्रकार, उसी के लिए सारी की सारी घटनाएं या क्रियाएं करता हूं? क्या मैं धार्मिक हूं? क्या मैं नास्तिक हूं? क्या मेरे में आत्मविश्वास की कमी है? क्या मेरे में आत्मविश्वास ज्यादा है? मेरी भाषा, कई बार मैं सोचता हूं, इससे मैंने कई लोगों को दुख दे दिया, दर्द दे दिया। मैं ना चाहते हुए भी ऐसी भाषा का प्रयोग, ऐसे शब्द का प्रयोग मैं क्यों करता हूं? सोचिए, आज आपका काम सिर्फ सोचने का है। आज आप खुद को देखिए, आलाप तेरा जीवन क्या है? आज तेरा 45 साल हुआ, 40 साल हुआ या 60 साल हुआ, जितने भी साल हुए, इस जर्नी में, इस प्रवास में आलाप तूने क्या किया? अगर कल जाके तुम्हारे बच्चे तुमसे ये पूछें, आलाप तेरा सक्सेस क्या है? आलाप तेरा अचीवमेंट क्या है? लाइफ में तूने क्या अचीव किया? अरे कल जाके अगर समाज भी मुझसे पूछेगा कि आलाप हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तूने क्या किया? कल जाके भगवान मुझसे पूछेंगे, आलाप
तूने धरती पर जाके क्या किया? मैं क्या जवाब दूंगा? मैं क्या उनको मुंह दिखाऊंगा? आज मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उभर रहे हैं और मैं चाहता हूं आज इन सभी प्रश्नों को मुझे एक एक बारी बारी समझना है, जानना है, विश्लेषण करना है और खुद को ही संतोषकारक जवाब भी देना है। आज उम्र मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। आज अगर कुछ मायने रखता है तो वो है मेरा जीवन। आज 60 साल, 50 साल, 30 साल जितना भी मैं चला, अगर आज मैं मुड़ के खुद को देख रहा हूं तो क्या मुझे आनंद आता है, खुद पर गर्व महसूस होता है या दुख होता है? आज मुंह पर स्माइल आती हैं, जो भी रेखाएं हैं वो रेखाएं हट जाती हैं। आज फेस पर ग्लो आ रही है। आज मेरा मुख प्रकाशित हो रहा है अपने भूतकाल को देखने के बाद, या दुखी हो रहा है, विचलित हो रहा है? तो आज मैं खुद से कुछ कमिटमेंट करना चाहता हूं। आज मैं खुद के प्रति कुछ नियम, कुछ अनुबंध बनाना चाहता हूं। आज मैं खुद ही की नजर में कहीं पर एक अच्छे लेवल पर बैठना चाहता हूं। दुनिया की नजर चाहे जो भी है, लेकिन मेरा अंतर्मन, मेरा हृदय, मेरा अंतःकरण आज मुझे देखेगा। आज मैं अपने अंतःकरण को, अपना ओरिजिनल स्वरूप, जिसे बोलते हैं कि जो मेरी सही सोच थी या जो सोच थी, जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा था, आज वो सब कुछ मैं अपने अंतःकरण मन के साथ शेयर कर रहा हूं। आज मैं खुद ही को खुद ही की नजर से देखने का प्रयास कर रहा हूं। जो भी गिले थे, शिकवे थे, खुशी थी, चिंताएं थी, आनंद था, परम आनंद था, आज मेरे जीवन में कई लोग नए नए ऐड होते गए हैं। ऐसे ही बहुत सारे पुराने लोग आज कट भी होते गए हैं। मैंने आज तक बहुत सारी मृत्यु देखी है, निधन देखे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को मैं आज छोड़कर आगे निकल चुका हूं। मैं बहुत सारे लोगों से मैं बिछड़ चुका हूं। आज वो लोग में से कई लोग परम धाम में हैं, या कई लोग आज मेरे साथ इसी पृथ्वी पर अस्तित्व में हैं। आज मैं उनसे नहीं मिल रहा हूं। जो लोग परम धाम में हैं उनको मैं स्मशान तक छोड़ने गया हूं। तो मैंने उनसे क्या सीख ली? क्या हो रहा है आज मेरे साथ? मैं ऐसा तो ना था। मैं ऐसा पागल कैसे हो गया? ये पागलपंती कहां से आ गई? ये मूर्खामी अचानक मेरे में कहां से आ गई? राग, द्वेष, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, किसी के प्रति खराब भाव, क्या ये सारे के सारे मेरे गुण थे? मैं ऐसा तो नहीं था। आलाप, तू ऐसा नहीं था। तो आलाप, ये बदलाव क्यों? आलाप, क्या सही में आज तू अपने अस्तित्व के साथ जी रहा है, या तूने अपने आज अस्तित्व को ही बेच दिया है? जब हम हमारी सोच को, हमारे बिलीफ को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं जो जरूरी नहीं है, तो मैं ये मानता हूं कि हम खुद को बाजार में बेच देते हैं। आज मैं क्या बाजारू हो गया हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति आज मुझे खरीद सकती है? मैं इतना सस्ता हो चुका हूं। आज मेरी भावनाएं, आज मेरी सोच इतनी सस्ती हो चुकी हैं
कि कोई उसकी कदर नहीं कर पा रहा है, या तो मैं ही खुद की कदर नहीं कर रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्या हो गया? कुदरत ने, भगवान ने मुझे एकदम स्वस्थ, स्वच्छ, अच्छी सोच के साथ मुझे भेजा था, और आज मैंने अपने साथ ये क्या कर लिया? आज मैंने अपना वजूद कहीं ना कहीं खो दिया है। आज मैं न रहा। किसी को देख देख कर आज आलाप आलाप न रहा, और जिसको देखकर खुद में बदलाव लाया वो भी मैं न बन सका। तो आज न तो मैं वो इंसान बन पाया जिसको देखकर मैंने सोच को बदली, और न तो मैं खुद के एहसासों में, अपने अस्तित्व में रह पाया। जो जो सोचे मैंने बदली, जो जो बिलीव्स मैंने बदली, जो जो मान्यताएं, मंतव्य मैंने बदले, क्या सारे के सारे मंतव्य मुझे आज खुशी दे रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा है। आलाप, तू कहाँ है? आलाप, मैं तुझे आज ढूंढ रहा हूं। कैसे भी करके मेरे मित्र, आज तुझे मिलना ही पड़ेगा। तू मुझे मिल। आज मेरा मित्र मुझे मिलेगा, मुझे ये विश्वास है। मेरी कान को पकड़ के, मेरी चोटी को पकड़ के एक चाटा लगाकर वो वापस मेरे अस्तित्व में, मेरे पुराने दरअसल अस्तित्व में आज वो मुझे लेकर जाएगा। आलाप, मैं तुझे पुकार रहा हूं, तू आ जा। धन्यवाद दोस्तों। आज का मेडिटेशन वैसे बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन समय की कुछ मर्यादा है। आप में से जिन लोगों को ये थोड़ा पसंद आ रहा है वो मेहरबानी करके आंखें मत खोलिएगा, ऐसे ही बैठे रहिए, इसको एंजॉय कीजिएगा। जब आपका ये सोच खत्म हो जाए तब शांति से, अगर आप लेटे हैं तो दाईं ओर करवट लेके आप खड़े होइएगा। बैठे लोग धीरे धीरे आंखें खोलिएगा और अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को एकदम गर्म हो जाए तब तक मलिएगा, और गर्म होने के बाद अपने पूरे शरीर में उसको 3 बार फैलाइएगा। प्लीज इस मेडिटेशन को बंद मत कीजिएगा। जब तक आनंद आ रहा है तब तक आप इसको कंटिन्यू कीजिए, और जब सब कुछ हो जाए इसके बाद शांति से निकलिएगा। आप सभी का दोस्तों तहे दिल से आपका रेकी गुरु आलाप जोशी खूब खूब अभिवादन करता है, और आप सबके साथ जुड़े रहने में बड़ा मजा आता है। अगले शनिवार वापस इसी स्टेज पर आदर्श अहमदाबाद की ओर से लाइव सेशन में हम वापस मिलेंगे रेकी हीलर की कुछ क्वालिटीज सीखने के, समझने के लिए। तब तक आप सभी व्यस्त रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे, और मुझे रजा दीजिए। धन्यवाद।